नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बहस होगी बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा के नंगे नाच की, और साथ ही उसके जवाब में बीजेपी सांसद ने जो टीएमसी को धमकी दी है, ममता को धमकी दी है, उस पर भी बहस होगी। जाहिर है आपको पता होगा, उससे पहले जल्दी से आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आज राजभवन में एक सादे समारोह में ममता बनर्जी ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें यह शपथ दिलाई 11:15 बजे सुबह। जैसे मैंने बताया, बहुत ही सिंपल सेरेमनी में यह ओथ हुई। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं जल्दी से। यह देखिए, ममता बनर्जी आज लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए। जरा सुन भी लीजिए ममता बनर्जी की शपथ। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। ममता के शपथ ग्रहण के बाद एकदम से वहीं राजभवन के अंदर ही मीडिया के कैमरों के सामने ड्रामा हो गया। जी हां, ड्रामा हो गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के साथ आकर मीडिया का सामना किया, माइक उठाया और ममता के साथ खड़े होते ही उन्होंने कह दिया कि मैं ममता बनर्जी को बधाई देता हूं, आशा करता हूं ममता जी बंगाल में संविधान और कानून व्यवस्था के अनुसार शासन करेंगी, संविधान को मानते हुए अपना काम करेंगी। मुझे उम्मीद है छोटी बहन सीएम ममता मौजूदा हालात पर कार्रवाई करेंगी। राज्यपाल ने ममता के साथ खड़े होकर उन्हें हिदायत भी दे दी कि आप पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठिए। जरा सुनिए क्या बोले जगदीप धनखड़। First priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. तो आपने देखा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर मीडिया के सामने उन्हें हिदायत दे दी, लेकिन ममता बनर्जी कहां सुनने वाली थी। उन्होंने फौरन वहीं मीडिया के सामने राज्यपाल पर पलटवार कर दिया, माइक उठाया और उन्होंने पलटवार के लहजे में कह दिया, पिछले कुछ दिनों से जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने कहा कि अब मैंने ओथ ली है, अब मैं देख लूंगी। जरा सुनिए क्या बोली ममता बनर्जी। আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিসিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। दरअसल आपको भी पता है, जब से 2 मई को चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं और बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। विचलित करने वाले वीडियो और तस्वीरें वहां से आई हैं, जहां पर घरों में घुसकर आग लगाई जा रही है, सरेआम सड़कों पर पिटाई हो रही है, तमाम तरह के खून से लथपथ शरीर भी हमने सड़कों पर पड़े हुए देखे। अब कहा यह जा रहा है, बीजेपी कह रही है, यह बीजेपी और टीएमसी के बीच ज्यादातर ये हिंसा की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई गई है, उसका वीडियो भी आया, जो वीडियो बीजेपी ने जारी किए हैं। खबर यह है कि अब तक 12 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है। टीएमसी का कहना है हमारे भी 5 कार्यकर्ता मारे गए हैं।
अब आपको दिखा देते हैं कैसे बीजेपी ने आज, जब ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, देश भर में इस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, धरना किया। कोलकाता में खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद वो नॉर्थ 24 परगना जाकर एक पीड़ित परिवार से भी मिले। इसके अलावा आप तस्वीरें दिखाई दी हमने आपको, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, सब जगह पूरे देश में बीजेपी ने बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी इस हिंसा का, पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का मसला उठा रही है, मुद्दा उठा रही है। इस पर अब लेफ्ट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने ट्विटर पर लिखा है, और वो ट्वीट भी मैं उनका आपको दिखा देता हूं। सीताराम येचुरी ट्विटर पर लिखते हैं, क्या बंगाल में हिंसा इनके विजय का उत्सव है, जीत का सेलिब्रेशन है? यह निंदनीय है, इसका विरोध होना चाहिए। ये सीताराम येचुरी ट्विटर पर लिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के बजाय टीएमसी इन कामों में लिप्त है। सीपीएम हमेशा लोगों की मदद करने के लिए मौजूद है। ये सीपीएम के सबसे बड़े नेता सीताराम येचुरी ट्विटर पर लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ। और ऐसा नहीं है सिर्फ लेफ्ट ने विरोध जताया है, कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने ट्विटर पर क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। जितिन प्रसाद, कांग्रेस के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ट्विटर पर लिखते हैं, चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई हिंसा अस्वीकार्य है। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मुझे विश्वास है पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस अराजकता के लिए वोट नहीं दिया है। लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, बीजेपी का समर्थन एक तरह से कर रहे हैं, ये कहते हुए कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब इधर बीजेपी ने टीएमसी को चेतावनी दे दी है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने धमकी दे दी है कि जो टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी के विधायक हैं या खुद सीएम ममता बनर्जी हैं, वो ये ना भूलें कि उनको भी दिल्ली आना पड़ेगा। ट्विटर पर प्रवेश वर्मा ने क्या धमकी दी है जरा पढ़ लीजिए। ये भी बंगाल में हिंसा की खबरें आने के बाद प्रवेश वर्मा ट्विटर पर लिखते हैं, टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली भी आना है। इसे चेतावनी समझ लेना, चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। आखिरी लाइन तो सही लिख रहे हैं प्रवेश वर्मा, चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। पर जो धमकी वो दे रहे हैं कि टीएमसी के सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगी, ये ना भूलें, चेतावनी समझें। क्या ये सही है? इस पर भी बहस करेंगे। राष्ट्र की बात में आज जो मेरा सवाल है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सा सवाल है आज, और हर हिंदुस्तानी यही सवाल पूछ रहा होगा। ऐसे में जब कोरोना के खिलाफ जंग चल रही है, पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? इसीलिए राष्ट्र की बात में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है मेरा पहला सवाल यह है, ममता के जीतते ही बंगाल में खून की होली क्यों खेली जा रही है, और साथ ही यह भी कौन खेल रहा है? और दूसरा, बीजेपी सांसद क्यों बोले दीदी भी दिल्ली आएंगी? राष्ट्र की बात में मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस से आज आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, विजय मिश्रा हैं मेरे साथ टीएमसी से, इसके अलावा आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और जेडीयू से राजीव रंजन। 5 मेहमान आज राष्ट्र की बात में बंगाल में हो रही हिंसा पर मेरे साथ बहस करेंगे राष्ट्र की बात में। लेकिन इस बहस को शुरू करने से पहले जल्दी से जरा आपको कुछ अपडेट दे दूं। जैसा मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा वादा है आपसे कि कोरोना के खिलाफ जो देश की जंग चल रही है उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाएंगे। दिल्ली में आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह पूछा है कि जब हमने कह दिया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको दिल्ली को इतना ऑक्सीजन उसके कोटे का देना है, तो आपने क्यों नहीं दिया? दरअसल हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। वहां भी जजों ने करारी फटकार सरकार को लगाते हुए कहा कि आप आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? दिक्कत क्या है? आप अवमानना की कार्रवाई के आदेश को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन आप यह नहीं बता रहे कि आप हमारे और हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे। अब कह दिया गया है कल सुबह 10 बजे तक कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए।
यानी जो दिल्ली को ऑक्सीजन देने का आपको आदेश दिया गया है वो आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए, नहीं होता है तो जिन कर्मचारियों की अफसरों की वजह से नहीं होता है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। तो ये आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रभाकर, जरा बताइए, क्या यह मामला अब सुलझ गया माना जाए? क्या केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अब यह मान लिया है, जब कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है, कि अब हम आदेश मान लेंगे और यह ऑक्सीजन कैसे भी मुहैया करा देंगे दिल्ली को? देखिए, अब केंद्र सरकार के पास कोई मौका भी नहीं है, इसलिए कि जब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, सरकार आई, केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि देखिए, अवमानना की कार्रवाई करने से ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो जाए। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके खिलाफ, आपके अधिकारियों के खिलाफ कोई अवमानना की कार्रवाई करें, उन्हें जेल भेजे। हमारा मकसद है कि दिल्ली के लोग जो सांसों के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराइए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपको देना है दिल्ली को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 700 की जरूरत नहीं है, 500 मीट्रिक टन ही काफी है? तो आपको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं, इसे ठीक नहीं माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का। मानक एक बात और है इसमें कि केंद्र सरकार ने कहा कि जो ऑक्सीजन की समस्या है, इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया जाए, जो कमेटी देखेगी कि देश भर में, दिल्ली सहित देश भर में ऑक्सीजन की समस्या को कैसे दूर किया जा सके। तो कल 10:30 बजे जब सुनवाई होगी तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारी हो, दिल्ली सरकार के अधिकारी हो और कुछ एक्सपर्ट भी उसमें हो सकते हैं। बिल्कुल प्रभाकर, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे अपने दर्शकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल जो एक बेहद अहम और कड़ी टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार पर की है वो भी बतानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कल यहां तक कह दिया, कोविड के मामले पर एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात हुई तो हाईकोर्ट आग बबूला हो गया गुस्से में। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं ये नरसंहार से कम नहीं है। जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। इसका मतलब प्रभाकर, देश में जितने भी हाईकोर्ट्स अपने अपने यहां सुनवाई कर रहे हैं, अपने यहां सरकारों को कड़ी फटकार लगा रहे हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सारी की सारी सरकारें अब अपने हालात सुधारने में या संभालने में नाकाम हो रही हैं और इसीलिए आम लोगों की नब्ज को पढ़ते हुए, समझते हुए हाईकोर्ट्स को वो बात कहनी पड़ रही है जो सरकार शायद सुनना नहीं चाहती है। मानक, इसको हम अगर इस तरह से समझें कि प्रत्येक राज्य में क्या हो रहा है, राज्य के हाईकोर्ट बेहतर ढंग से वाकिफ हैं और इसीलिए चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट हो या बॉम्बे हाईकोर्ट हो या कोलकाता हाईकोर्ट हो या पटना हाईकोर्ट हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, इनकी टिप्पणी राज्य सरकारों के खिलाफ सख्त टिप्पणियां आ रही हैं। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट तक आते आते मामला थोड़ा सा माइल्ड सा हो जाता है। और आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर बढ़ रही थी और हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगना चाहिए, ये बात उत्तर प्रदेश सरकार को पसंद नहीं आई, उसके ईगो को ठेस लगी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने गलती की। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कहना चाहता हूं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट भले ये कहता है कि आप पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार कीजिए, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दीजिए, वो सही समय था लॉकडाउन लगाने का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया और साथ ही ये कह दिया कि हमें ये देखना होगा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसको होगा। तो मानक, मैं ये कहता हूं कि ये सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बार बार सिस्टम की बात की जा रही है, चाहे वो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सब सिस्टम का हिस्सा है और पूरा सिस्टम है चरमरा गया, पूरा सिस्टम फेल है, इसलिए कि लोग सांसों के लिए तड़प कर मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। जल्दी से अपने दर्शकों को आंकड़े भी बता दूं, पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। हालांकि थोड़े से कम हुए हैं, मंगलवार को 3,57,229 थे, उससे बढ़े हैं, लेकिन जो 4 लाख के पार यह आंकड़ा जा रहा था उससे ऐसा लगता है कि अब थोड़े से कम हुए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि टेस्टिंग भी कम हुई है, इसीलिए अभी इस समस्या को हल्के में मत लीजिएगा। ये मत मानिएगा कि कोरोना की ये दूसरी लहर अब धीमी पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है या इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। 3,780 लोग, 3,780 पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 तारीख को 3,689 मरीजों की मौत हुई थी और उसके बाद अब देखिए फिलहाल 34,87,000 लोगों का इलाज इस समय चल रहा है। 34 लाख, जरा सोचिए, 34 लाख इस समय बीमार हैं और ये तो वो लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, जिनके नहीं हुए
उनके बारे में क्या पता। चलिए राष्ट्र की बात में बहस शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला, पहले मैं सोच रहा हूं, प्रेम शुक्ला, मुझे पता है कि बंगाल का मुद्दा है, लेकिन अब जबकि यह मुद्दा आज का, देखिए इससे हम भाग नहीं सकते। जब हमारे चारों तरफ मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां, इन सब की कमी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह जेनोसाइड है, नरसंहार है, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप प्रेम शुक्ला? मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैं आदर करता हूं। ओके, ऑल राइट। चलिए मैं मुद्दे पे मैं आशुतोष आपसे एक कमेंट ले लेता हूं। मुझे पता है कि एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस इसका बहुत जरूरी है। आशुतोष, इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर ये कहे ये जेनोसाइड है, याद करिए जेनोसाइड, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जो टिप्पणी हो रही है कि कल तक ऑक्सीजन दीजिए वरना आगे क्या होगा, आशुतोष क्या कहते हैं इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी टिप्पणी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी सरकार के ऊपर, और सरकार के ऊपर एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इस तरीके की टिप्पणी कर रही है तो ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय भी है और अपने आप में बहुत शर्मनाक भी है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि सरकारों ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना बंद कर दिया है, और सिर्फ एक हाई कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है। आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट क्या कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है, अहमदाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकारों को जो जिम्मेदारी थी लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों की जिंदगी के लिए, उस काम में वो पूरी तरीके से असफल हुए हैं। और अगर आज की तारीख में अगर इसको जेनोसाइड नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप किसी भी दिन, किसी भी पल आप सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट पे चले जाइए, आपको 2-3 अपने मित्रों, जानने वालों, रिलेटिव्स की जान वहां पे आपको डर लगता है। आज की तारीख में आपके पास फोन की घंटी बजती है, आपको डर लगता है कि पता नहीं कहां कौन सी गलत खबर आपको मिल जाए। अगर ये जेनोसाइड नहीं है तो फिर क्या है? हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि बहुत कड़ी टिप्पणी है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज की सरकारों के अंदर जरा सा भी नैतिक अगर होता दायित्व तो इनको अपने पदों से इस्तीफे देकर अपने घरों में बैठ जाना चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान का बुनियाद है कि लोगों की जान की रक्षा करिए। आप हिंदुस्तान के लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहे पिछले 12 महीनों में, आपने कोई तैयारी नहीं की, और इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि सारी सरकार, सारा पॉलिटिकल क्लास इसके लिए जिम्मेदार है। कोई एक राज्य सरकार कह दे कि उसने तैयारी की थी। सिर्फ ऑक्सीजन की अगर आप सप्लाई ठीक से कर देते तो भी आप हजारों लोगों की जान बचा सकते थे, वो भी आप नहीं कर पाए हैं, और अब आप रोना रो रहे हैं बैठ के। और हम लोगों को हाई कोर्ट का प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्या, या मैं राजीव रंजन को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूं? प्रेम शुक्ला, हाँ देखिए, अनर्गल प्रलापों का कोई जो है रिस्पॉन्ड नहीं होता है। हाई कोर्ट का जो है आदर है, सुप्रीम कोर्ट का आदर है। अब जब नरसंहार जहां सचमुच हो रहा है बंगाल में, उसको तो कोई हाई कोर्ट नरसंहार नहीं कह रहा है। जहां लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं पर इसलिए बलात्कार किया जा रहा है, उन्होंने किसी पार्टी का झंडा थामा था, और एक सांसद स्वयं कोलकाता हाई कोर्ट से इस बारे में प्रार्थना करता है और कोर्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, तो इस तरह की भी बातें की जा सकती है। लेकिन मैं न्यायपालिका का आदर करता हूं, मैं न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों को, गिद्धों को इसमें मांस नोचने का अवसर मिला है। इस अवसर के लिए गिद्धों को बधाई है। मैं बहुत अच्छा है कि प्रेम शुक्ला जी हाई कोर्ट की बातों को अनर्गल प्रलाप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना प्रेम शुक्ला, ये गिद्धों नहीं, ये गिद्धों का नहीं, क्योंकि देखिए नहीं वो अनर्गल प्रलाप, लेकिन ये गिद्ध जो प्रेम शुक्ला, जब आप गिद्ध कहते हैं ना, उसमें फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आ जाती है। मैं बिल्कुल उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उसमें आ जाती है। फिर बिल्कुल मैं न्यायपालिका का आदर करता हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन गिद्ध को गिद्ध कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। गिद्ध को गिद्ध कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और मैं गिद्धों को बारंबार गिद्ध कहूंगा। गिद्धों को बुरा लगे तो ये गिद्धों का अपनी समस्या है। गिद्धों को गिद्ध कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं न्यायपालिका को गिद्ध नहीं कह रहा हूं। नहीं, आशुतोष रिस्पॉन्ड करिए, आदरणीय बोलिए आशुतोष। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कृत्य पूरा देश देख रहा है इस वक्त, देख रहा, बहुत अच्छी तरह से गिद्धों को भी देख रहा जा रही हैं। अगर इनके गिद्धों को भी देख रहा होती, गिद्धों को देख रहा, बेशर्म गिद्धों को तो शर्म होती ही नहीं है। गिद्धों को तो शर्म होती नहीं है जी। गिद्धों को शर्माते हुए किसी ने देखा हो तो बताएं। जरा गिद्धों को किसी ने शर्माते हुए देखा है क्या आज तक?
अपने मुंह पे गिद्धों को किसी लगाम ने रखिए। शर्माते हुए देखा है क्या? जनता सब देख गिद्धों रही है को आप किसी लोग ने शर्माते हुए देखा है क्या? गिद्ध बेशर्म होते हैं, आप किस तरीके से काम गिद्ध कर रहे हो? बेहद बेशर्म होते हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ। आप अफवाह फैला रहे हो। गिद्ध अगर बेहद आप बेशर्म होते हैं आशुतोष बाबू। आप लोग छोड़ के चले गए होते अपना। गिद्धों को बहुत बुरा लगता है गिद्ध कह देना। हाई कोर्ट ने कभी इस तरीके से टिप्पणियां नहीं की जिस तरीके की टिप्पणियां आज देश के हाई कोर्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के हाई कोर्ट को आप गिद्ध कह रहे हैं, आप हिंदुस्तान के हाई कोर्ट को आप अनर्गल प्रलाप करने वाला कह रहे हैं। आप लोगों को आप समझते क्या है? बिल्कुल आपने कहा है, आपने कहा देश के हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है, दूसरे को मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, आपने दिल्ली इसको हाई कोर्ट को लंपटता कहते हैं, ये लंपटपन है। आप मैंने नहीं दिल्ली कहा, हाई मुझे कोर्ट कहना, को ये काम कर रहे बचे हैं। मित्र, आप लोगों के अंदर जरा भी लंपटता से शर्म बचे होती है? मित्र। यहाँ टीवी पे आप बैठते हैं, आप लीजिए, आप अपने घरों से बाहर अच्छा, कैसे आप निकलते टीवी हैं? अपने परिवार अरे वालों गिद्धों से को तो आके शर्म भी बोलते नहीं हैं होती आपको। साहब ना। ओके ऑल राइट, ओके एक सेकंड, वन सेकंड। मेरे हमारी नजर इस खबर पर, कोरोना की दूसरी लहर पर, और हम जो उससे संघर्ष कर रहे हैं उस पर बनी रहेगी। लेकिन राष्ट्र की बात में आज के सवाल पर आ रहा हूं। विजय मिश्रा, आपकी पार्टी के चुनाव जीतते ही ये नंगा नाच जो हो रहा है हिंसा का बंगाल में, सारे वीडियोज आ रहे हैं, अपनी कहानी खुद कह रहे हैं विजय मिश्रा, क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है? मानक जी, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का जो भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सारी प्रयासें जो इन लोगों ने प्रयास कर रखा था अपने निर्वाचन ईसी से लेकर के, इनके तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर के गृह मंत्री, सारे लोगों ने बंगाल को दखल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। इन लोगों ने मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर, मशीनरी पावर, हर कुछ का, माने कोई एक भी इन लोगों ने अपनी कमियां नहीं रखी बंगाल को किसी भी तरह दखल करना है। अभी जो है, आज हमारी जनमन अधिनायिका ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि पुनः तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए। और हमारी नेत्री ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक जो है, पहले जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इसी के अंडर में था। अभी हमारी सरकार, हमारी नेत्री जो है, किसी भी तरह की हिंसा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता ही हिंसा करके हम लोग को बदनाम कर रहे हैं और फेक वीडियो ये लोग अपलोड कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। इसीलिए कोरोना की महामारी जो है पूरे देश में घूम रही है, अदृश्य महामारी, ये जो है एक अदृश्य शत्रु घूम रहा है। और मैं देखता हूँ यूपी में, अच्छा, ये फेक वीडियो मतलब पूरी दुनिया की आपने बात कर ली विजय मिश्रा, आपने धन्यवाद कर लिया अपनी मुख्यमंत्री को बधाई दे दी, सबको धन्यवाद कर दिया, सब बातें कर ली आपने, लेकिन ये 12 लोगों की जो मौत हुई है इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद जो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं हो क्या रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। बड़ी बात क्या है, सब झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके कौन नेता मरे हैं, कहां के नेता मरे हैं। हमारी नेत्री ने तमाम जितने भी एसपी हैं, हर एसपी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन लोगों की तो यह संस्कृति रही है कि जो है झूठ को सही करना, और किसी भी तरह लोगों के ध्यान को, जो यहाँ कोरोना की परिस्थिति से देश जूझ रहा है, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में राय दिया है, इनके मनी पावर, मसल पावर, मशीनरी पावर को रिजेक्ट किया है। अब इनको जो है किसी भी तरह हम लोगों की पार्टी के छवि को धूमिल करने का, अरे नहीं वो ठीक है, जनादेश का सम्मान है। विजय मिश्रा एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिए ना विजय मिश्रा, जनादेश का सम्मान है, कोई जनादेश पर सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जीतने के बाद तो अरे जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है वो तो झुकता है। अरे आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि आपके कार्यकर्ता जमीन पर बदला ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है मानक जी, हम लोगों ने, हमारी पार्टी कभी भी हिंसा पे विश्वास नहीं करती। हम लोग हमेशा, अगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार, अगर हम लोग काम नहीं किए होते तो इतनी बड़ी शक्ति, इतने लोग चारों तरफ से लगे हुए थे, इसके बावजूद भी यहाँ जो है तीसरी बार सरकार बनाना ये कोई साधारण बात नहीं है। और इनकी भाजपा का यह संस्कार और संस्कृति रहा है,
हमेशा बदनाम नहीं नहीं करना, नहीं नहीं वो ठीक हमेशा जो है, वो ठीक है। हमेशा जो मैं है फिर देखिए, मैं issue जनादेश को की बात ही नहीं घुमा कर रहा हूं, देना, आप जनादेश पे ले जाते हैं इसको। मैं तो सीधा कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं तो हिंसा की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं विजय मिश्रा, एक सेकंड रुकिएगा ना, 1 सेकंड। देखिए मेरे साथ बहस मत करिए, मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। सुनिए ना विजय मिश्रा, मेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सुनिए तो सही, मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो लोग वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं विजय मिश्रा, ऐसा लग रहा है इनको, ऐसा लगता है कि कानून इनकी जेब में है। कौन लोग हैं ये जो खुलेआम, देखिए मैं फिर से कहें तो वीडियो दिखाऊं आपको, और आप बताइए मुझे ये फेक वीडियो है या नहीं है। जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं सारे सच्चे वीडियो है कि आज ऑथेंटिकेटेड है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई या नहीं हुई बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए या नहीं हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए या नहीं हुए, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए या नहीं हुए। ये सारे नेता जो कह रहे हैं हम पर हमले हुए, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, ये झूठ थोड़े बोल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो लोग भी दोषी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके विरुद्ध प्रेम शुक्ला लीगल कार्रवाई करेगी सरकार। हो गई की बात। जिस तरह से ममता की नेतृत्व में बोलिए प्रेम शुक्ला, निर्ममता चल रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के नेतृत्व में जी बताएं, आप बोल दे फिर मैं बोलता हूं। आपको कोई प्रश्न पूछना है? हाँ बोलिए। मानक जी कोई प्रश्न भी आपके साथ इसमें? मैं ये पूछ रहा हूं, कोरोना का कहर चल रहा है, ऐसे में वाकई प्रेम शुक्ला ये इतना बड़ा मुद्दा है? मैं ये पूछ रहा हूं, ये इतनी बड़ी मानवता के सामने संकट आया हुआ है, ये इतना बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल वायलेंस का कि आप देश भर में धरना कर रहे हैं इस पर? कोरोना से हटकर इस मुद्दे को उठाने के बजाय उस मुद्दे को सारे राज्यों में उठाने के बजाय अगर उठाना ही है, बहुत विचित्र स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नृशंसतापूर्ण बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर को फूंक दिया जाना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की गाड़ी को तोड़ जाना, इस पर हमको बात भी नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। लूट तंत्र के विरुद्ध, लाश तंत्र के विरुद्ध, हिंसा तंत्र के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब बोलने का अधिकार भी नहीं होगा। ये नया मानदंड मीडिया तय करने वाली है और पिद्दी मीडिया ये तय कर देगी कि जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आप बोलिए मत, उठाइए मत, खूब उठाइए। मैं कह रहा था महामारी के बीच ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसे लेकर देशव्यापी धरना किया जा रहा है भाई। मैं ये कह रहा हूं 9 कार्यकर्ताओं की आप हत्या कर दें, 2 कार्यकर्ताओं पर बलात्कार कर दें और बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को मुख्यमंत्री महोदया अपने आंचल में प्रश्रय देने का दुष्कर्म करे। जब राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठा राज्यपाल जब कहे कि आपको संविधान की साक्षी है कि आप कृपा करके लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इस मामले में हिंसा को रोकें, तो तत्काल आप ये कह दें कि साहब अब मैं रोकूंगी, अब मेरा अधिकार चुनाव आयोग का था। साहब चुनाव आयोग के पास क्या जांच का अधिकार दिया हुआ है? क्या चुनाव आयोग के पास जो है किसी भी मामले में प्रोसिक्यूशन का पावर है? चुनाव आयोग क्या जिन लोगों की हत्याएं हुई ये कहना चाह रही है मुख्यमंत्री ने? मुझे 10 सेकंड दीजिए, कृपा करके बताइए क्या मुख्यमंत्री महोदय ये कहना चाह रही हैं ममता बनर्जी? एक सवाल और उसके बाद जा रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास, मेरी बात पूरी हो जाए, राजीव रंजन के पास, आशुतोष के पास, विजय मिश्रा के पास। 11 लोगों की हत्या हुई, आपके सांसद 11 लोगों की हत्या के मामले में, क्या उन 11 लोगों की हत्या के मामले में जांच और प्रोसिक्यूशन जो ये दोनों क्या निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है? तो राज्यपाल के सामने ही जिस तरह का अवैधानिक कुकृत्य ममता बनर्जी ने किया उस पर कोई बात ही नहीं की जा रही है। क्या निर्वाचन आयोग के पास जांच और प्रोसिक्यूशन का पावर होता है? क्या इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन? क्या निर्वाचन आयोग बंगाल में जो 11 लोग निर्वाचन के तत्काल प्रेम शुक्ला, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा दूसरा सवाल बताइए ना, प्रोसिक्यूशन प्रेम शुक्ला, जो पॉलिटिकल वायलेंस, जो राजनीतिक हिंसा हमने बंगाल में इतने सालों से देखी है, ऐसा लग रहा है कि उसका अंत नहीं होने वाला। आपके दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने खुलेआम ट्विटर पर सीधी धमकी दी है। उन्होंने लिखा है, न भूलें टीएमसी के सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री को भी दिल्ली आना है, इसे चेतावनी समझ लें। खुलेआम धमकी। अभी आप कह रहे थे लोकतंत्र और कानून की बात, अभिव्यक्ति है। ये धमकी क्या कानून के दायरे में आती है? बिल्कुल कानून के दायरे में आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इसमें हिंसा का कोई संकेत नहीं है। इसमें कहा कि हम बात करेंगे, चेतावनी का मतलब है अगर आप आएंगे हम आपसे बात करेंगे, हम आपकी हत्या कर देंगे, हम आपकी गाड़ी फूंक देंगे, हम टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बलात्कार कर देंगे, ऐसा कोई संकेत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कहीं भी विरोधियों की महिलाओं पर बलात्कार किया हो, ऐसा कोई दृश्य नहीं है। ग्राम पंचायत चुनाव 2018 आचार्य प्रमोद कृष्णम 2021 के लोक विधानसभा चुनाव तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर, विपक्षी कार्यकर्ताओं की महिलाओं पर बलात्कार जैसा दुष्कृत्य किया। आचार्य जी। जी मानक जी। ओके आचार्य जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीटे गए हैं लगता है, तभी तो जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया था। आप भी विरोध जता रहे हैं ना इसका, आज के दिन जब ममता बनर्जी ने शपथ ली है। आचार्य जी। देखिए मानक जी, लोकतंत्र में किसी भी दल के द्वारा और किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हिंसा बंगाल में हो या गुजरात में, महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा हुए। पहला सवाल तो ये है मानक जी कि मैं आपकी व्यथा और आपकी चिंता और आपकी वेदना समझ रहा हूँ। आपकी वेदना, आपकी चिंता, आपकी व्यथा इस देश में कई हजार लोग जो रोज दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, वो अधिक दिखाई दे रही है बामुकाबले उसके कि बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ जो भाजपा का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और धरना देने का ऐलान है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ दो बातें। मैं ममता बनर्जी का ना समर्थन कर रहा हूं, उनका ना अकारण विरोध करूंगा। सत्य के ऊपर आधारित विषय को रखना चाहिए। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और मैं नहीं मानता कि कोई भी देश का पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन जो चीफ मिनिस्टर के पद पे हो वो किसी तरह की हिंसा को बढ़ावा देगा, क्योंकि हिंसा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का भी कोई नेता कराना चाहता होगा या टीएमसी का कोई नेता कराना चाहता होगा। लेकिन जहां तक सवाल है ममता बनर्जी की जीत के बाद की हिंसा का, तो प्रेम शुक्ला जी से ये मैं कहना चाहूंगा कि 2 महीने से सारे अधिकार तो चुनाव आयोग ने ले लिए थे, सारे अधिकार इन्हीं के थे। तो गवर्नर साहब को इसका जवाब देना चाहिए, हिंसा क्यों हो रही है, जो ममता बनर्जी ने आज चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने के बाद कहा, और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। आज के बाद अगर हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं चीफ मिनिस्टर बंगाल की ज्यादा मानूंगा, एक बात। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह अगर ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसको हिंसा को कराने में मददगार होती तो मुकुल रॉय पे हमला क्यों नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी पे हमला क्यों नहीं हुआ, दिलीप घोष पे हमला क्यों नहीं हुआ। अकारण जो कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा नेता किसी के इशारे पे हो रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहूंगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी करना चाहूंगा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भी और बाकी ऑल पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कि इस लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील ना करें। और मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला होता है मुझे उसका भी दुख है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है मुझे उसका भी कष्ट है, और टीएमसी के लोगों की हत्या होती है मुझे उसका भी दर्द है। एक बात प्रेम शुक्ला जी से कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रेम शुक्ला जी ने जिस शब्दों का प्रयोग आशुतोष जी के लिए किया, हाईकोर्ट इलाहाबाद और हाईकोर्ट दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के लिए कि गिद्धों को ये उचित नहीं था। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है और ऑथर हैं बहुत बड़े, और संपादक रहे अखबार के। तो मैं चाहूंगा कि कभी कभी गलती से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट को मैंने गिद्ध नहीं कहा, कृपा करके झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, मेरे मुंह में शब्दों को डालने का प्रयास ना करें। मैंने कहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदरणीय है, लेकिन गिद्ध को गिद्ध कहना मेरा अधिकार है। अब मैं गिद्ध किसको कह रहा हूँ? आशुतोष जी खुद को गिद्ध मानने पर आमादा है, तो मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ। नहीं, कृपा करके बता दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, आप नेशनल चैनल पे हैं तो आपने ये गिद्ध कहा किसे? इन 5-7 लोगों में आपको गिद्ध कौन नजर आ रहा है? जो लाशों की राजनीति क्या आशुतोष जी गिद्ध हैं? मानक गुप्ता गिद्ध हैं? क्या टीएमसी का प्रवक्ता गिद्ध है? मैंने पैनल में किसी को गिद्ध कहा, ऐसा कहा क्या? मैंने ये कहा क्या कि इस पैनल में बैठे गिद्ध कहा क्या मैंने? आचार्य जी आपके कानों ने ऐसा सुना क्या कि इस पैनल में बैठे हुए गिद्ध, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया क्या मैंने? तो आप क्यों गिद्ध मान रहे हो आशुतोष जी को? आप आशुतोष जी को गिद्ध मानने पर क्यों आमादा हो? आशुतोष जी भले व्यक्ति हो सकते हैं, तो गिद्ध करने की आवश्यकता है? नहीं, मुझे प्रेम बताइए शुक्ला जी, आप प्रेम शुक्ला जी आपका कहने का तात्पर्य इस तरह है कि हाथी मरा नहीं अकड़ गया। आप ये कहना चाहते हैं हाथी मरा नहीं अकड़ गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने इस चैनल को देख रहे हैं सारे देश के अंदर, आशुतोष जी आपकी भावनाएं, आपकी भाषा उनको गिद्ध क्यों और आपका भाव वो प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं, प्रयोग नहीं किया। आप नेशनल चैनल के, नेशनल पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं,
भारतीय मैंने जनता इस पैनल पार्टी पर तो बैठे चाल गिद्ध चरित्र कहा चेहरा क्या? और शुचिता की बात करती थी। मैंने क्या इस वो पैनल पर विरोधी बैठे लोगों हुए को गिद्ध कहा क्या? अगर कोई मुझे उनकी पहले आलोचना बताइए करेगा, ना, सरकार की इस पैनल आलोचना पर करने बैठे वाले हुए गिद्ध गिद्ध हैं कहा क्या? क्या मैंने? क्या बिल्कुल नहीं सरकार कहा। की आलोचना तो करने आप वाले गिद्ध हैं दूसरे क्या? को गिद्ध मानने पर क्यों अगर आवाज कोई है? ये कहता और है गिद्धों को देश में गिद्ध कहने कोरोना का मुझे महामारी अधिकार से है। हजारों लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्या वो गिद्ध हैं? क्या इस देश के उसको तमाम मैं गिद्ध पत्रकार कहा गिद्ध करूं, हैं जो ये कहना उस पर चाहते हैं कि हटकर कोरोना राजनीति को करने वालों रोको? को गिद्ध कहूंगा मैं। नहीं, क्या जो अगर उसमें कोई अवसर आपकी ढूंढ रहे हैं सरकार की भारतीय आलोचना जनता करता है पार्टी, उसे आप गिद्ध कहेंगे? जिस- उसे कौवा नहीं, कहेंगे? आलोचना करने वाले उसे को गिद्ध नहीं राक्षस कहेंगे ना। आलोचना क्या करने वालों कहेंगे के लिए आप? आलोचक शब्द है। आलोचना करने वालों के लिए आलोचक शब्द है। हिंदी शब्दकोश में आलोचना करने वालों के लिए आलोचक, निंदा करने वालों के लिए निंदक और गिद्ध कार्य करने वालों के लिए गिद्ध। इन शब्दों का भादे को भारतीय और विशेष करके जो हिंदी का जो शब्दकोश है वो हर किसी के लिए उसमें शब्दों की उपलब्धता है। गिद्ध है, कौवा है? अगर कोई मैंने कहता कहा है देश आलोचक में है, महामारी है, प्रश्न ऑक्सीजन करने नहीं वाला है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सवाल लिया है, नर्स और स्टाफ छोड़ छोड़ के भाग रहा है, दवाइयां नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, अगर कोई कहता है कि देश के हालात खराब है तो क्या वो गिद्ध नहीं है? और क्या वो आपके कौवा है? कांग्रेस के मंत्री राजेश टोपे जो है अपने जालना में जमाखोरी कर रहे हैं, यह भी रिपोर्ट है। इस पर भी चलो बात कर लेते हैं ना, कोरोना पर ही बात कर अगर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारे कोई व्यक्ति मर महाराष्ट्र रहा है स्वास्थ्य मंत्री और राजेश गुजरात टोपे के अंदर मर और रहा है, मैं रेमडेसिविर उसके उठा के राज्यों ले की जाके जो सीमाओं है में अलग सारा नहीं अपने करना जिले में चाहता। डाल दे रहे मेरे हैं। देश इस पर का चर्चा आइए कोई करते भी हैं, व्यक्ति अगर आइए दम इसी पर तोड़ता है चर्चा तो मुझे करते हैं तकलीफ हो कि रही है, राहुल मुझे गांधी नहीं, ने आपको भी और तकलीफ जो होनी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितने मेरा लोगों की सवाल मदद ये की? नहीं है, आप पूरे राजीव भारत गांधी, का धन इंदिरा खा गांधी, लेने राहुल वाले। गांधी- ओके, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड, रुक जाइए, प्रेम शुक्ला आचार्य जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। राजीव रंजन को लाइए, राजीव रंजन बोले भी नहीं है अभी तक, मुझे राजीव रंजन को ही मौका देना है। राजीव रंजन, मुझे पता है मैंने आपको यह कहकर बुलाया था कि मैं आज पश्चिम बंगाल की हिंसा पर बहस करना चाहता हूं, यह मुद्दा मैंने उठाया भी है, इस पर बहस भी हुई है, तो मैं पहले आपसे उसी पर पूछूंगा, पश्चिम बंगाल की हिंसा पर आपका क्या कहना है, और दूसरा उसके बाद ये जो गिद्धों पर बहस चल रही है, दरअसल गिद्ध तो एक बहाना है, मुद्दा कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, आपकी सरकार भी इससे जूझ रही है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बंगाल पर राजीव रंजन क्या कहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बंगाल चुनाव के जो निष्कर्ष है, दोनों ही दलों को इसे इस तरीके से लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार भले ही नहीं बना पाई हो, लेकिन एक बड़ी छलांग है और उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। उन्होंने असम बचाया है, उन्होंने पुडुचेरी में अपनी सरकार बनाई है और यहाँ पहले से बेहतर उनका प्रदर्शन है। दूसरी तरफ टीएमसी को जिस तरीके का जनादेश है, निश्चित तौर पर आपने जो एक फलदार वृक्ष की बात कही है, ममता जी को विनम्र होना चाहिए और अगर उच्च स्तरीय जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चाहे वो हिंसा के शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। लगातार लोकसभा चुनाव में भी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां संसदीय दल, संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार भाग रहे हैं, उनके पीछे लोग उनको खदेड़ रहे हैं, सबको लाइए स्क्रीन पर। ये लगातार ऐसा रहा है। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, अंतरिम प्रशासन पर निवर्तमान मुख्यमंत्री का भी असर रहता ही है, इसलिए प्रशासन को अगर ये लगता है कि ये सरकार फिर से बनने वाली है, तो ये कहना केवल कि वहां निर्वाचन आयोग को देखना था, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप उस पद पर हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है और आप फिर से निर्वाचित हो गई हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि अब टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, आप राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री, इसलिए सबों के हितों का आपको ख्याल रखना होगा, सबको सुरक्षा भी देनी होगी। ठीक है राजीव रंजन, ओके, अब मैं आ रहा हूं असल मुद्दे पर। आपने भी अपने यहां लॉकडाउन लगाया है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब हालात बेकाबू हो चले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इसे नरसंहार कहा, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? प्रेम शुक्ला इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लाशों की राजनीति हो रही है और ये गिद्ध कर रहे हैं। राजीव रंजन, देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग राज्यों के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने जो भी टिप्पणियां की, उसे मैं इतना जरूर मानता हूं कि टिप्पणियां अतिरंजित किसी को दिख सकती हैं, भाव को ग्रहण करना चाहिए और हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। जो सांसें ऑक्सीजन की वजह से टूट गई, जिन्होंने असमय मौत को गले लगा लिया, जिसके लिए वो कतई जवाब दे नहीं, तो इन मौतों के लिए हम लोगों को शर्मसार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं दूसरी बार कोरोना का जो असर यूरोप में देखा जा रहा था, हमें पूर्वानुमान करना चाहिए था
चाहे वो कोई सरकार हो। मैं मानता हूं ये नैतिक जवाबदेही है कि हम उनको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और कहीं ना कहीं समन्वय और सामंजस्य से अभी भी स्थिति को अगर हम संभाल सकते हैं तो मुझे लगता है कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उनको उसी भाव से ग्रहण कीजिए। अगर कहीं कमियां मैं आपकी हैं, दाद दे रहा तो हूं हम लोग राजीव रंजन, मंथन करना चाहिए और स्वीकार मैं करना आपकी ईमानदारी की और हिम्मत की दाद दे रहा हूं राजीव रंजन। राजीव जी आप मुझे बहुत प्रिय हैं, बरसों से आप मेरे शो पर आ रहे हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन आज मैं वाकई आपकी दाद दे रहा हूं। आपने ईमानदारी से और बहुत हिम्मत से कहा कि सरकार को पूर्वानुमान इसका होना चाहिए था, यानी भूल हुई है, हमसे भूल हुई है, सरकार से भूल हुई है कि हम मानकर बैठ गए, अब कोरोना वायरस चला गया, उसकी जीत का जश्न मनाने लगे, हमने तैयारी नहीं की और इसीलिए आज ये हाल है। अब देखिए प्रेम शुक्ला, अब बताइए, राजीव रंजन भी राजनीति कर रहे हैं क्या? प्रेम शुक्ला बोलिए, आपके सहयोगी हैं ये तो। देखिए 17 मार्च 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में सारे मुख्यमंत्रियों को इस संदर्भ में सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया। अब उसके बावजूद अगर बहुत सारे मुख्यमंत्री सतर्क नहीं हुए तो इसके लिए मोदी जी को दोष दिया जाना चाहिए क्या? अगर कहीं पर समन्वय की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, दिल्ली में 15 अप्रैल तक श्रीमान केजरीवाल कहते रहे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, 18 अप्रैल से कहने लगे कि मुझे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, जबकि तब तक जो है ऑक्सीजन के संदर्भ में मैपिंग का काम जो है वहां पर जो एम्पावर्ड ग्रुप था वो कर चुका था। तो केंद्र की तरफ से और कई राज्यों की तरफ से बेहतरीन काम भी हो रहे हैं और कई राज्यों की तरफ से बेहतर काम नहीं हो रहे हैं, तो इस पर विमर्श की पूरी गुंजाइश है। लेकिन कुछ लोगों को आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी। आशुतोष बोल रहे हैं, अपने आप सुपारी ले रखी है, तो मोदी जी को बदनाम करने का कोई अवसर जो है उनके लिए गिद्ध भोज जैसा होता है। ऐसे लोगों को मैं गिद्ध कह रहा हूं। तो अरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्रेम शुक्ला, ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं? गिद्ध, सुपारी ले रखी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। है सुपारी लेके करते हैं लोग ऐसी मानक भारत के सरकार को बदनाम करने के लिए। आशुतोष बोलिए, आशुतोष। मोदी जी को हर तरह से बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो आशुतोष बोलेंगे। आशुतोष, ऐसे विधियों का लगातार जो है गिद्ध बहुत चलता है। देखिए मानक, ऐसा होता है जब कोई आदमी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको वहां पर। अच्छा आप रुक जाइए एक सेकंड, आशुतोष जवाब दे रहे हैं, बोलिए आशुतोष। हाँ बोलिए। मैं मुझे थोड़ा बोलने का मौका देना। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई आदमी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको अपने नंबर बढ़ाने होते हैं और उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मान करता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता कि अगर जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग 3,500 लोग मारे जा रहे हैं, अगर इनके पार्टी के प्रवक्ता हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर जगह ये लोग प्रदर्शन करते, सरकारों को जिम्मेदार ठहराते, ये 3,500 लोग जो मर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। जो लोगों की सांसें टूट रही है इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये जो पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर जो भरभरा के चौपट हो गया वो मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा ये है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में हम हार चुके हैं, इसलिए ये इस मुद्दे पर बहस ही ना हो कि भाई ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, कृपया करके आप मुझे बोलने दीजिए। आशुतोष बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी शर्म करिए, माना जी को जरा शांत कराइए भाई, माना जी को जरा शांत कराइए। प्रेम शुक्ला एक एक करके, प्रेम शुक्ला एक एक करके, वन बाय वन। आपकी बात सबने सुनी, आपकी बात सबने सुनी, अब सुन लीजिए फिर बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। पहले आशुतोष पूरा कर लें फिर बोलिएगा। बोलिए आशुतोष, बोलिए। देखिए गुजरात के अंदर किन लोगों ने किस महिला के साथ बलात्कार किया, किसका पेट फाड़ा, उन लोगों को कौन आजीवन कारावास मिला है, किस पार्टी के लोग हैं, प्रेम शुक्ला जी को अच्छी तरीके से मालूम, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं से बलात्कार की राजनीति कौन लोग करते हैं। कठुआ के अंदर वो कौन लोग थे जो एक महिला के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उसके पक्ष में खड़े हुए थे, बलात्कारियों के पक्ष में। तो मैं प्रेम शुक्ला जी को माफ करता हूं उनके अपराधी के लिए, जो बात उसके लिए माफ कर देता हूं, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हजारों की संख्या में जो कोरोना में लोग मारे जा रहे हैं ये उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, जनता के साथ खड़े नहीं है। और ये जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो कोरोना से जो लोग मारे जा रहे हैं उनके साथ खड़े नहीं है। इनकी जो भाषा देख लीजिए,
तृणमूल इनकी कांग्रेस भाषा पार्टी के किस बलात्कारियों भाषा के का चीयर इस्तेमाल ये लीडर। कर रहे हैं, और ये भारतीय की राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ हुई मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दरअसल ये डाइवर्जनिटी टैक्सेस है, ये विषयांतर होने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान कोरोना से मरने वालों के प्रति ना हो। लोग आज समझ रहे हैं किस वजह से लोग जाने जा रहे हैं, इसलिए विषयांतर करना चाहते हैं। और ये क्यों नहीं ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला, मौका दूंगा आपको जवाब देने का पूरा। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आचार्य जी। देखिए मानक जी, आप एक बहुत बड़े चैनल के, राष्ट्रीय चैनल के एक बहुत बड़े एंकर हैं। जिस तरह की बहस हो रही है ये ठीक नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला जी से फिर आग्रह करता हूं कि आप सरकार में हैं और आप एक पत्रकार भी रहे हैं। जो आपकी आलोचना यदि कोई कर रहा है तो उसे कम से कम संयम से सुनना तो आपको पड़ेगा। मैं आशुतोष जी की बात को बिल्कुल आशुतोष जी की तरह नहीं रखना चाहता हूं मानक जी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि देश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं। देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं, बेड नहीं है अस्पतालों में, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति कभी हमने नहीं देखी थी, कभी सुना करते थे 100 साल पहले स्थिति थी। मगर अब मेरा निवेदन इतना है, मात्र इतना है कि अगर कोई आदमी ये कहता है, कोई पत्रकार ये कहता है, या कोई अदालत ये टिप्पणी करती है कि देश के अंदर मेडिकल स्थिति खराब हो चुकी है, तो क्या उन्हें आप इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे? ऐसा करना ठीक नहीं है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मानवता को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। आज मानक जी, आप भी और तमाम देश के लोग जितने बुद्धिजीवी हैं वो सब इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। 4000-5000 लोगों का रोज मरना, लाखों लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऑक्सीजन 10 दिन से जो क्राइसिस चल रहा है वो ठीक हो नहीं रहा है, तो आफ्टर ऑल हम लोग कहां जाके रुकेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को सबसे पहले युद्ध स्तर पर इस देश में इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं को भी अपने साथ लेना चाहिए। और मैं ये दावा करता हूं कि कोरोना के पेंडेमिक में चाहे कोई मोदी जी का कितना ही विरोधी है, अमित शाह जी का कितना ही विरोधी है, योगी जी का कितना ही विरोधी है, या अशोक गहलोत जी का कितना विरोधी है, भूपेश बघेल का, कैप्टन अमरिंदर का, उद्धव ठाकरे का कितना ही विरोधी है, मैं मानवता के दृष्टिकोण से ये कहना चाहता हूं, दावा करता हूं कि इस पेंडेमिक काल में कोई भी अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के गंदी राजनीति नहीं करना चाहिए और ना करेगा। लेकिन इस गंदी राजनीति को बंद करिए। और आशुतोष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ दिन के लिए आप भी प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, दायित्व आपका है, सरकार आपकी है। जो हालात आज देश में हैं, ये जिम्मेदारी आपकी थी। जब कोरोना के पहले दौर से हम निकल रहे थे, जब लॉकडाउन खुल रहा था, तो मैं चिल्ला के मानक गुप्ता आपके शो में कह रहा था कि ये भयानक स्थिति पैदा होगी, लेकिन आपके चैनल पे बैठे हुए तमाम भाजपा और सरकार के लोग ये कह रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि देखिए आप जान है तो जहान है, ये पहला नारा प्रधानमंत्री का था। लेकिन फिर आपने कहा कि जान भी और जहान भी। अब जहान तब बचेगा जब जान बचेगी, जब जान नहीं है तो जहान का क्या? कितने लोग खो चुके हैं हम, कितने लोग, कितने पत्रकार रोज खो जाए। इस जीवन को बचाओ प्रेम शुक्ला जी, ये राजनीति होती रहेगी। ये प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, पहले इस जीवन को बचाइए। प्रेम शुक्ला, जीवन बचाना निश्चित तौर पर हमारा दायित्व है, उसके लिए हर संभव प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन कोरोना फैला है, इसलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पर बलात्कार हो, उस बलात्कार का आशुतोष जी समर्थन करे, वहां हत्याएं हो, उन हत्यारों का समर्थन किया जाए और उन हत्यारों के खिलाफ बात न की जाए राष्ट्रीय मीडिया पर, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है। अगर बंगाल ओके, विजय मिश्रा एक जवाब देंगे। विजय मिश्रा बहुत देर से सारी बहस सुन भी रहे हैं। विजय मिश्रा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मानक जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी से कि हजारों लोग रोज मर रहे हैं। प्राथमिकता लोगों की जान बचाना होना चाहिए। और बंगाल का चुनाव हो चुका, बंगाल का रिजल्ट वो प्राथमिकता नहीं आपको लगता है? वो प्राथमिकता है चुकी, बंगाल की राजनीति बाद में हो जाएगी। इस देश को बचाने की और जो लोग बलात्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं, उन बलात्कार समर्थकों के विरुद्ध बात करने का हमको अधिकार है।
मोदी जी से रिक्वेस्ट है ओके, मेरा। विजय मिश्रा कोई कमेंट करिएगा। आप विषय को घुमाना विजय मिश्रा, चाहते जो है ऑक्सीजन के बिना मर रहे आप हैं, ये दवा के कहकर बिना अपनी मर रहे हैं। जिम्मेदारी से बच नहीं सकते विजय मिश्रा कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन इस समय देश को मानक जी, मुख्यमंत्री ने कहा है, आज मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद, और जहां तक राज्यपाल की बात है, राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं अपने आप को विभिन्न समय जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसमें अपने आप को उन्होंने पार्टी का प्रवक्ता साबित किया है, एक ही बार नहीं कई बार। और ममता दीदी ने आज क्लियर कहा है कि जो भी कार्रवाई करो, कहना ये पक्षपात जी है। जी प्रेम शुक्ला जी बंगाल में बलात्कार नहीं होते। बलात्कार बंगाल को जो है आप लोगों ने बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया था। बंगाल की जनता ने ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आशुतोष छोटा सा कमेंट आपको दे रहा हूं, टाइम खत्म हो गया है, बंद कर दीजिए प्लीज, बंद कर दीजिए। मेरे पास आशुतोष मैं छोटा सा कमेंट आपको दे रहा हूं, और वो प्रेम शुक्ला का सवाल है जो बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे ठीक है, प्राथमिकता इस समय कोरोना वायरस से लड़ना होना चाहिए, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं है कि अगर बंगाल में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है, खुलेआम वीडियोज आ रहे हैं, तो आंख मूंद करके बैठ जाए कोई पार्टी। और जैसा मैंने कहा, तीनों पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेताओं को पीटा जा रहा है। आशुतोष नहीं, देखिए मानक, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके से कोई दो चार नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां हिंसा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार उसके लिए जवाबदेह होनी चाहिए। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं है तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की उपस्थिति में एक कमीशन गठन हो, और जो हिंसा हुई है उसकी जांच पड़ताल हो, और यह पता किया जाए कि उसके पीछे कौन लोग हैं। सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। मेरी जानकारी में तो यह है कि टीएमसी के 4 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पे उनका भी मर्डर हुआ है। तो एक तरफ टीएमसी का दावा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है। तो एक कमीशन बनाइए सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की कमीशन बनाने के बाद इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो लोग जिम्मेदार हो, अगर वो बंगाल के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप तो कह रहे हैं, ठीक है, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं मैं, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। आइडिया अच्छा है, हाँ आशुतोष, आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको भी पता है राज्य सरकार इस आइडिया को कहां मानने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। आशुतोष, राजीव रंजन, आचार्य प्रमोद कृष्णम, विजय मिश्रा, प्रेम शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपना वादा, अपनी जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे। और कोरोना वायरस जो इस समय देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, उससे हमारी एक नजर कभी नहीं हटेगी, एक आंख हमेशा उसी पर रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।